हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग हैक्स। आज का हमारा टॉपिक है की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे जो है फेडरलिज्म। सो लेट्स बिगिन। फेडरलिज्म फेडरलिज्म होता है जब दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। एग्जाम्पल हम देंगे यहाँ इस इमेज के थ्रू। ये जो आउटर सर्कल है ये है हमारी पूरी कंट्री। हमारी पूरी कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट है? जैसे हम बोलते हैं इंडिया में जो दिल्ली में गवर्नमेंट है वो कौन सी है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो पूरी कंट्री के लिए एक ही गवर्नमेंट है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जिस भी स्टेट में हम रह रहे हैं ना, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो वगैरह, हम जहाँ कहीं भी रह रहे हैं वहाँ पर स्टेट में भी गवर्नमेंट होती है। चीफ मिनिस्टर होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से कंट्री के अंदर स्टेट होता है। तो स्टेट लेवल पे एक दूसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। वो कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है? स्टेट गवर्नमेंट। और एक और लेवल होगी, अगर हम नीचे आएंगे तो वो होगी लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि हमारा पंचायती राज हो गया, वो आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट में। तो ये होता है फेडरलिज्म। जब पावर को हम अलग अलग गवर्नमेंट में शेयर कर देते हैं तो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। लेकिन हम ये शेयर कैसे करते हैं? ये हम जैसे पूरी कंट्री के डिसीजन कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। और अगर स्टेट की बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट आता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में लोकल गवर्नमेंट आती है। तो इस तरह से हम पावर को डाइल्यूट करते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम पावर को डिवाइड करते हैं। तो उससे कहा जाता है फेडरलिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि नीड क्या है फेडरलिज्म की, ज़रूरत क्यों है हमें फेडरलिज्म की। हमारे पास डाइवर्स कम्युनिटीज़ है या ग्रुप्स है, तो अब हम इस डाइवर्स कम्युनिटी को एक ही लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन से कैसे हम पूरी की पूरी डाइवर्सिटी को संभाल सकते हैं या गवर्न कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ना। तो हम यहाँ आपको एक एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में सबसे हेड कौन होता है? सबसे स्कूल का हेड होता है प्रिंसिपल। क्या वो सारा स्कूल संभाल लेता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। वो क्या करते हैं? वो किंडरगार्टन के लिए एक अलग टीचर को हेड बनाते हैं। वैसे ही प्राइमरी या अपर प्राइमरी हो, उसके लिए अलग अलग सुपरवाइजर्स रखते हैं। तो इस तरह पावर डिवाइड करने से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो सेम होता है फेडरलिज्म में। आप पावर को डिवाइड करते हो ताकि बहुत सारी कम्युनिटीज जो है या अलग अलग ग्रुप्स है उनको बेहतर तरीके से गवर्न कर सके, उनके ऊपर सही तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल सके। इसलिए हम कहते हैं ये ज़रूरी है कि दूसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। एक से तो सारा संभल नहीं सकता, तो हमें मल्टीपल चाहिए होता है। और मल्टीपल हमें कहाँ पे मिलेगा? फेडरलिज्म में। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेडरलिज्म इन इंडिया की। इंडिया में फेडरलिज्म कैसे है? तो स्टेट के पास अपने पावर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ें करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर ही दी है कि वो कल को बोल देंगे कि नहीं भाई, हमें तो अलग से अपनी गवर्नमेंट बनानी, हमें तो अलग से अपनी कंट्री चाहिए। ठीक है, तो हमने ये भी ध्यान रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी जाए तो अपनी अलग से देश की डिमांड करने लगे। स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दिए गए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉज को भी मानना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसमें सेंट्रल को थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रखा और स्टेट को थोड़ा कम। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है कि कौन किस चीज़ पे लॉ बनाएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किन मुद्दों पे लॉ बनाएगी या लोकल गवर्नमेंट किन इश्यूज पे लॉ बनाएगा। तो इस तरह से हमने स्पेसिफाई किया गया है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है ना? फ़ायदा ये होता है कि आपस में लड़ते नहीं हैं ये लोग कि हमें इस पे लॉ बनाना है, हमें उस पे लॉ बनाना है। तो इस चीज़ से आसानी हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। हम बताएंगे कि यूनियन लिस्ट जो है और कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। तो ये तीन लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, और इन तीनों लिस्ट्स में सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं। जैसे यूनियन लिस्ट में लिख दिया है फॉरेन अफेयर्स, जो होगा विदेश के साथ जो संबंध होंगे उसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसी तो उसको यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया है। फिर आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में उन्होंने डाल दिया है जो ट्रेड का है, उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा? वैसे ही कंकरेंट लिस्ट है, एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला है। स्टेट गवर्नमेंट
और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, दोनों भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन होगा कि अगर दोनों बनाएंगे तो कन्फ्लिक्ट होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर वही बात आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ माना जाता है। ठीक है। अब आता है दूसरा पॉइंट, हमारे गवर्नमेंट को काम करना है तो काम करने के लिए पैसे का रिक्वायरमेंट तो होगा ही। तो पैसा कहाँ से आएगा, किसके पास कहाँ से पैसा आएगा, उस चीज़ को भी बता दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो विजनरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसके थ्रू बता सकते हैं हम कहाँ से किसको कितना पैसा मिलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे जीएसटी का, एक होता है स्टेट जीएसटी, ठीक है ना, और दूसरा आता है सेंट्रल जीएसटी। इन दोनों को पता है कि हमें कितना पैसा कहाँ से मिलना है। तो इससे क्या होता है, इससे इनके बीच में पैसे को लेकर कोई लड़ाई नहीं होती, लॉ बनाने को लेकर कोई लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें बताई गई है। और एक पॉइंट आता है कि फेडरलिज्म को कभी ऐसा मत समझना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही रहेगा या फिर उनका एक एजेंट है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिली है। कहाँ से पावर मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एग्जिस्ट करती है तो किसके पास कितनी पावर है। ठीक है, दैट्स इट।